तो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। In preceding section you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determines the genetic information। ठीक है, तो बेसिकली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन एक्वायर करता है, जो बेसिस की सीक्वेंस है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लाई इन डीएनए सीक्वेंसेस। तो जो जेनेटिक मेकअप है ऑर्गेनिज्म का, वो डीएनए सीक्वेंस के अंदर होता है। इफ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस वुड आल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, अगर दो इंडिविजुअल क्या करेंगे, डिफर करेंगे, ठीक है, तो उसके डीएनए सीक्वेंस भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, एटलीस्ट एट सम प्लेसेस। ठीक है, तो दीज असम्पशन लेड टू क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो बेसिकली अगर दो इंडिविजुअल के डिफरेंट हो गए तो इसकी वजह से फिर एक क्वेश्चन उठा कि पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस को स्टडी करते हैं। तो विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियर टेक्निक्स वेयर इट वाज possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast technique for determining DNA sequence, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in year 1990। ठीक है, तो ईयर 1990 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसमें क्या करते थे, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करते थे। ठीक है, उनको स्टडी करते थे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इमेजिन करो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। डिफाइन द एम्स ऑफ प्रोजेक्ट एज फॉलोज। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बिलियन बेस पेयर। ठीक है, जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट। ठीक है, तो इफ कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग इज $3 पर बेस पेयर, अगर एक बेस पेयर की अगर हम 3 बेस पेयर लगा लें, एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा लें, तो द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। ठीक है, तो अगर एक बेस पेयर की $3 मान ले तो $9 बिलियन लगेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। इफ obtained sequences were to be stored in a type book, if each page of book contained 1,000 letters and each book contained 1,000 pages, then 3,300 such books would be required to store the information of DNA sequence। ठीक है, तो बेसिकली 3,300 बुक्स रिक्वायर्ड होंगी इतनी सारी इंफॉर्मेशन। तो द enormous amount of data expected to be generated also necessitates the use of high speed computational devices for data storage and retrieval and analysis। तो बेसिकली इतना सारा डाटा बुक्स में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए उस डाटा को हमें क्या करना चाहिए, उसको कंप्यूटेशनल डिवाइसेस के अंदर रखना चाहिए, कंप्यूटर वगैरह के अंदर रखना चाहिए। तो HCP was closely associated with the rapid development of new era in biology called bioinformatics। ठीक है, तो जो HGP है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वो किसके साथ क्लोजली एसोसिएट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ। तो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट है गोल्स ऑफ HGP। तो बेसिकली HGP के गोल क्या थे। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट goals of HGP were as follows: identify all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन, जो सारे के सारे जीन ह्यूमन डीएनए के अंदर है, उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, determine the sequence of the 3 billion chemical base pair that make up human DNA। ठीक है, और उन सारे जो 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर है, उनको सारे को उनकी सीक्वेंस पता करना। तो स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, डाटाबेस में स्टोर करना। इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। ठीक है, टूल्स को इंप्रूव करना डाटा एनालिसिस के लिए। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको अदर सेक्टर्स में ट्रांसफर करना, सच एज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एड्रेसेस द इथिकल लीगल एंड सोशल इशू दैट इज ELSI दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। और क्या एड्रेस करना, इथिकल लीगल और सोशल इश्यूज जो कि प्रोजेक्ट से अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए 13-year प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या था ये, 13-year प्रोजेक्ट था। कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। किसने किसने कंट्रीब्यूट किया, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ।
ठीक है। तो ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ एचजीपी, जो अर्ली ईयर थे उस टाइम पे वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके बिकम ए मेजर पार्टनर। ठीक है। तो जो वेलकम ट्रस्ट थी यूके की, वो क्या बन गई, वो मेजर पार्टनर बन गई। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम जापान। ठीक है। जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। ठीक है। तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया, जापान से, फ्रांस से, जर्मनी से और चाइना से। तो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया। तो नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल कैन लेड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वे टू डायग्नोज, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 में कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो इससे क्या नॉलेज गेन हुई, इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन। ठीक है। led to revolutionary new ways to diagnose, treat, and someday prevent the thousand of disorder, ठीक है, that affect human being। बेसिकली कई सारी न्यू वेज, नए डिसऑर्डर और उनके क्योर करने के नए तरीके भी खोजे गए। तो बिसाइड प्रोवाइडिंग क्लू टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्न अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद क्या है, कुछ नॉन ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में भी। तो डीएनए सीक्वेंस कैन लेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटी। ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंसेस क्या है, उससे हम उनकी नेचुरल कैपेबिलिटी दैट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रीमेडिएशन। ठीक है। तो बेसिकली बिसाइड प्रोवाइडिंग क्लू ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी के क्लूज करने के बाद, ठीक है, तो उस कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी करना था। तो मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, काइनो, Rhabitis elegans, a free living non pathogen nematode। ये क्या है, एक nematode है, ड्रोसोफिला plant that is rice and Arabidopsis have also been sequenced। तो बेसिकली और क्या क्या सीक्वेंस हुआ उसके अलावा, ह्यूमन के अलावा, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये निमेटोड जो कि क्या है, एक नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग निमेटोड है, एक ड्रोसोफिला प्लांट, और प्लांट में कौन से राइस और आर्बिडियोप्सिस। तो methodologies, ठीक है। तो द मेथड इन्वॉल्व इन टू मेजर अप्रोचेज, वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो जो मेथड इन्वॉल्व थे उसके अंदर दो मेजर अप्रोच थी। ठीक है। तो एक तो थी क्या थी, आइडेंटिफाई, वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स। ठीक है। सारे के सारे जीन को आइडेंटिफाई करने की, दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। ठीक है। दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है। एक तो दो मेजर अप्रोच थी, एक तो क्या थी कि सारे के सारे जीन को आइडेंटिफाई करना जो कि एज आरएनए एक्सप्रेस होते हैं। द अदर took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all coding and non-coding sequence, so later assigning different region in the sequence with function, a term referred to as sequence annotation। तो मेथोडोलॉजी में देखो क्या क्या है। तो मेथड इन्वॉल्व टू अप्रोचेस, मेथड की दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच फोकस करती है आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, ठीक है, सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करने में जो कि एज एक्सप्रेस होते हैं एज ए आरएनए। ठीक है। रेफर्ड टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है। तो द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ द सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन्ड ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो जो अदर थी उसने क्या किया, उसने ब्लाइंड अप्रोच करी, सिंपली क्या है, सीक्वेंसिंग किसकी, पूरे होल सेट जीनोम की। ठीक है। जिसके अंदर क्या था, सारे के सारे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस थे। तो द लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस, ए टर्म रेफर टू एज सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है। उसके बाद लेटर उसने क्या असाइन कर दिया उसको, प्रोसेस को। ठीक है। डिफरेंट रीजन सीक्वेंस को सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है। तो for sequencing, the total DNA from cell is isolated and converted into random fragment of relatively smaller size। तो सीक्वेंसिंग के लिए जो टोटल डीएनए है सेल का, वो आइसोलेट और कन्वर्ट कर दिया रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस। तो सीक्वेंसिंग के लिए टोटल डीएनए फ्रॉम सेल आइसोलेट किया। ठीक है।
और कन्वर्ट कर दिया रैंडम फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। तो रिकॉल डीएनए इज वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए। तो जो डीएनए है वो क्या है, एक वेरी लॉन्ग पॉलीमर है, ठीक है, और कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस है उसकी सीक्वेंसिंग में, ठीक है, उस पूरे प्योर लॉन्ग पीस डीएनए को सीक्वेंस करने में, एंड क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। और उसको क्या किया गया है, क्लोन किया गया है किसके थ्रू, सुटेबल होस्ट के थ्रू, ठीक है। तो द क्लोनिंग रिजल्टेड इन एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो जो क्लोनिंग है उसने क्या रिजल्ट दिखाया, ठीक है, एम्पलीफिकेशन किसका, हर पीस का डीएनए फ्रेगमेंट का, ठीक है। जो क्लोनिंग है, ठीक है, उसने क्या रिजल्ट दिखाया, एम्पलीफिकेशन का ईच पीस, ठीक है, हर पीस डीएनए फ्रेगमेंट का, सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईज, ताकि वो सब्सिक्वेंटली क्या हो सके, सीक्वेंस हो सके ईज के साथ, ठीक है। तो द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो जो कॉमनली यूज्ड होस्ट थे, ठीक है, वो क्या थे, बैक्टीरिया और यीस्ट थे। एंड द वेक्टर्स वर कॉल्ड बैक, ठीक है, और जो वेक्टर थे वो क्या थे, बैक, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, एंड यैक दैट इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या थे, बैक, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या थे, यैक। तो द फ्रेगमेंट्स were sequenced using automated DNA sequencer that worked on the principle of method developed by Frederick Sanger। तो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो किसके द्वारा सीक्वेंस किए गए, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर के द्वारा, जो कि किसने डेवलप किया था, सेंगर ने, ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर ने। इसको एक बार दोबारा देखो, ठीक है। तो बेसिकली द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ genome that contained all coding later assigned different region in the sequence with function is termed as sequence annotation, ठीक है, उसको क्या बोला गया, sequence annotation। तो for sequencing the total DNA from cell is isolated and converted into random fragment of relatively smaller sizes, उसमें क्या है, उसको relatively smaller sizes के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। रिकॉल डीएनए इज वेरी लॉन्ग पॉलीमर, डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर, एंड देयर इज टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस, ठीक है। तो क्लोन इज सुटेबल फॉर क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। तो बेसिकली उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड वेक्टर का यूज किया गया। तो द क्लोनिंग रिजल्टेड इन एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईज, ठीक है। तो जो क्लोनिंग है उसकी वजह से क्या हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया हर पीस का, जिसके वजह से उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सब्सिक्वेंटली क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, उसको सीक्वेंस कर सकते हैं। तो कॉमन यूज्ड होस्ट क्या क्या थे, बैक्टीरियल होस्ट क्या था, बैक, और यीस्ट का जो होस्ट था वो क्या था, यैक, ठीक है। तो जो फ्रेगमेंट है वो सीक्वेंस किए गए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर के थ्रू, किसके द्वारा, फ्रेडरिक सेंगर ने, जिसको क्या किया था, डेवलप किया था। तो रिमेंबर सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग प्रोटीन। तो जो सेंगर है, ठीक है, वो उसको क्रेडिट किया गया है किसके लिए, फॉर डेवलपिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स, ठीक है। सेंगर को क्रेडिट किया गया है किसके लिए, डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। तो दीज सीक्वेंस were arranged based on some overlapping region present in them. So this required generation of overlapping fragment for sequencing alignment of these sequences was humanly not possible। तो जो ये सीक्वेंस अरेंज्ड थे, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड थे, वो कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स के ऊपर बेस्ड थे। तो दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेज वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ह्यूमनली क्या था, वो चीज पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। तो देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, तो कुछ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम का क्या किया गया, यूज किया गया, ठीक है। कुछ कंप्यूटर बेस्ड, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था तो कुछ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम का यूज किया गया, ठीक है। तो दी सीक्वेंसेज वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड, और ये सीक्वेंसेज क्या है, सब्सिक्वेंटली एनोटेट किए गए, एंड वर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम, ठीक है, और वो हर क्रोमोसोम को क्या किए गए, असाइन किए गए
तो द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006। तो जो क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंस थी वो May 2006 में कंप्लीट हुई। दैट वाज द लास्ट 24 क्रोमोसोम। ठीक है, तो बेसिकली जो एंड हुई सीक्वेंसिंग वो कब एंड हुई? 2000। तो बेसिकली क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस है वो कब कंप्लीट हुआ? वो 2006 में कंप्लीट हुआ। तो दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम। तो 24 में से ये लास्ट क्रोमोसोम था। तो 22 क्या थे? ऑटोसोम, और एक्स और वाई क्या थे? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैलेंजिंग टास्क था वो क्या था? जेनेटिक और फिजिकल मैप बनाना जीनोम के ऊपर। तो दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर रिकॉग्निशन साइट्स। तो ये कैसे जनरेट किया गया? किसके थ्रू? इंफॉर्मेशन के थ्रू ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, तो बेसिकली ये जनरेट किया गया using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition site and some repetitive DNA। ठीक है, और कुछ repetitive DNA sequence known as microsatellites। ठीक है, उस repetitive DNA को क्या बोलते हैं? Microsatellite। One of the application of polymorphism in repetitive DNA sequence shall be explained in the next section of DNA fingerprinting। ठीक है, तो बेसिकली दूसरा चैलेंजिंग टास्क क्या था? एक जेनेटिक और फिजिकल मैप बनाना जीनोम के अंदर। तो दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। तो सम रिपीटेड डीएनए आर नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। कुछ रिपीटेटिव डीएनए को क्या बोलते हैं? हम माइक्रोसैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है वो क्या है? नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सलाइंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कुछ सलाइंट फीचर्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ठीक है, एंड देन एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस उसके क्या थे, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो सलाइंट फीचर क्या क्या थे उसके? तो सलाइंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम इज सम सलाइंट फीचर ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। तो द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ठीक है, ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने थे? 3164.7 मिलियन बेस पेयर। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। ठीक है, एवरेज कितना था? 3000 बेसिस थे, बट साइज वेरी ग्रेटली विद लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डायस्ट्रोफिन। तो जो लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन था, ठीक है, वो क्या था? वो था डायस्ट्रोफिन था, एट 2.4 मिलियन बेसिस। ठीक है, बेसिकली एवरेज कितने थे? 3000 बेसिस थे। ठीक है, जो कि वेरी कर रहे थे। और लार्जेस्ट ह्यूमन जीन क्या था? डायस्ट्रोफिन था, जो कि 2.4 मिलियन बेस पेयर बेसिस थी जिसके अंदर। ठीक है, और एवरेज जीन के अंदर 3000 बेसिस थे। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 330,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 टू 1,40,000। तो जो टोटल नंबर ऑफ जीन थे वो एस्टिमेट थे अराउंड 30,000। ठीक है, जो कि क्या था? मच लोअर था प्रीवियस एस्टिमेट से। ठीक है, जो कि कितना था? 80,000 टू 1,40,000। तो ऑलमोस्ट all 99% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम इन अ पीपल। ठीक है, तो जो बेसिकली जो 99.9% जो है न्यूक्लियोटाइड बेस थे वो क्या थे? एग्जैक्टली सेम थे सारे के सारे पीपल्स में। तो द फंक्शन आर नोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड। ठीक है, तो जो फंक्शन थे वो क्या थे? नोन थे। किसके लिए? 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स के लिए क्या थे? फंक्शन हमारे नोन थे। तो लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, और सिर्फ लेस देन 2% ही जीनोम जो है वो क्या करता था? कोड करता था प्रोटीन के लिए। सिर्फ लेस देन कितना? लेस देन 2% ही क्या करता था? कोड करता था प्रोटीन के लिए। तो रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक्स अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो जो रिपीटेड सीक्वेंसेस थी वो क्या है? उन्होंने लार्ज पोर्शन किसका किया? बनाया ह्यूमन जीनोम का। द रिपीटेटिव sequence are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to be no direct coding functions।
बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस था, ठीक है, वो क्या था, स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस था जो कि कई बार रिपीट हुआ, तो सम हंड्रेड्स टू थाउजेंड टाइम्स, ठीक है, कुछ हजार से कुछ 100 से 1000 बार ये क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस, ठीक है, इनका कोई भी क्या है, कोडिंग फंक्शंस नहीं था, ठीक है, इनका डायरेक्ट क्या है, नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। लेकिन ये क्या करते हैं, ये लाइट को शेड करते हैं किसके ऊपर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के ऊपर, डायनेमिक्स के ऊपर और इवोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली क्रोमोसोम 1 is most has most gene, that is 2968, and Y has fewest, that is 231, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम 1 है वो क्या है, उसके अंदर मोस्ट जीन है 2968, और Y के अंदर कितने हैं, 231। तो द साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई किया, अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशंस सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस। बेसिकली सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस जैसे एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोनाउंस्ड स्निप्स, ठीक है। तो उसने क्या किया, 1.4 मिलियन लोकेशंस सिंगल बेस डीएनए की क्या की, differences that occur in humans. So this information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease-associated sequence and tracing human history. तो बेसिकली ये किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर होती है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या प्रोमिस करती है, रिवोल्यूशनाइज करती है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। तो बेसिकली ये क्या है, ह्यूमंस के अंदर होती है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या प्रोमिस करती है, रिवोल्यूशनाइज करना प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ क्रोमोसोमल लोकेशन, बेसिकली जो क्रोमोसोमल लोकेशन है उसको, एंड डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेज एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस क्या 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 थे इसके। तो डिराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो अगर हम मीनिंगफुल नॉलेज निकाल लेंगे डीएनए सीक्वेंसेस से, ठीक है, वो क्या करेगी आगे कमिंग डिकेड्स में हमें हेल्प करेगी बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में। तो दिस एनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। तो इतने बड़े टास्क में कई सारे साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ हैविंग human genome sequence may be enabling a radically new approach to biological research। बेसिकली जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो क्या था कि वो नई अप्रोच देगी बायोलॉजिकल रिसर्च को। तो इन पास्ट रिसर्च स्टडीड वन और फ्यू जीन्स एट ए टाइम, ठीक है। तो विद होल जीनोम सीक्वेंस न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन ब्रॉडर स्केल, ठीक है। तो बड़े स्केल पे हम उस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन जीनोम, फॉर एग्जांपल all the transcripts in particular tissue or organ or tumor, how tens of thousands of gene or protein together in interconnected network to orchestrate the chemistry of life, ठीक है। तो दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन जीनोम, जीनोम के अंदर, ठीक है, जैसे सारे के सारे ट्रांसक्रिप्ट पर्टिकुलर टिश्यू या फिर ऑर्गन या फिर ट्यूमर के अंदर कैसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, वो प्रोटीन है, वो क्या करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स में, और क्या ऑर्केस्ट्रेट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बेसिकली एज स्टेटेड इन प्रीसीडिंग सेक्शन 99% ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन इज सेम, ठीक है। 99% क्या है, बेस सीक्वेंस सेम है। एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम 3000 10⁹ बेस पेयर, in how many base sequence would there be differences? It is these differences in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance। तो बेसिकली जो ये डिफरेंस है, ठीक है, जो 0.1 का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है,
इंडिविजुअल के यूनिक जो फेनोटाइपिक अपेयरेंस में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इफ वन एम्स टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल और अमंग इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन, सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी ए डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। ठीक है, तो हर टाइम सीक्वेंस करना उसको डिफिकल्ट होगा। तो इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी quick way to compare DNA sequences of any two individual। तो बेसिकली सारे के सारे उसके सीक्वेंसेस को स्टडी करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही डीएनए सीक्वेंस के रीजन्स को करती है, उसको क्या बोलते हैं, हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। बिकॉज इन दी सीक्वेंस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। इन सीक्वेंस में क्या है कि एक स्मॉल स्ट्रेच ही डीएनए का कई बार रिपीट होता है। तो दीज रिपीटेटिव DNA are separated from the bulk genome DNA as different peaks during density gradient centrifugation। तो जो ये रिपीटेटिव डीएनए है ये क्या है, सेपरेट कर लिए जाते हैं किससे, बल्क जीनोमिक डीएनए से, एज डिफरेंट पीक्स। ठीक है, ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो द बल्क डीएनए forms a major peak and other small peak are referred to as satellite DNA। तो जो बल्क डीएनए है वो क्या बनाता है, वो मेजर पीक बनाता है, और जो स्मॉल पीक्स हैं वो क्या होती है, वो सारी की सारी वो सैटेलाइट डीएनए होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन ए टी रिच जी सी रिच लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। ठीक है, जो सैटेलाइट डीएनए वो कई कैटेगरीज में क्या है, कैटेगराइज कर सकते हैं उसको, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। ठीक है, तो दीज सीक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। तो ये सीक्वेंस क्या है, किसी भी प्रोटीन के लिए नॉर्मली कोड नहीं करती, बट दे फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। बेसिकली ये क्या बनाती है, एक लार्ज पोर्शन ह्यूमन जीनोम का बनाती है। तो दी सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करती हैं और क्या बनाती हैं, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाती हैं। ठीक है, तो since DNA from every tissue such as blood, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm from an individual show the same degree of polymorphism। ठीक है, तो जो डीएनए है हर टिश्यू से, ठीक है, जैसे ब्लड है, हेयर फॉलिकल है, स्किन है, बोन है, सलाइवा है, स्पर्म है, फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल शो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो वो हर पार्ट से क्या है, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये एक क्या है, आइडेंटिफिकेशन टूल बन जाता है किसके अंदर, फोरेंसिक एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो फर्दर एज polymorphism are inheritable from parent to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि जो ये है, ये पेरेंट से चिल्ड्रन में इनहेरिट होते हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये एक पैटर्निटी टेस्टिंग में भी यूज होता है कि ये पेरेंट, ये मतलब अगर बच्चे का पेरेंट चेक करना हो कि ये पेरेंट है या नहीं है, तो उसके लिए। तो as polymorphism in DNA sequence is the base of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism mean in simple terms। ठीक है, तो बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है सिंपल टर्म्स में। तो पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे। वो किस वजह से अराइज होती है, ड्यू टू म्यूटेशन। Recall different kind of mutation and their effect. You have already studied in chapter 5 and in the preceding section in this chapter, new mutation arise in an individual either in somatic cell or in germ cell। ठीक है, या तो वो किसके अंदर होगी, वो सोमेटिक सेल्स के अंदर होगी, या वो किसके अंदर होगी, जर्म सेल के अंदर होगी। तो सेल दैट जनरेट गैमेट्स in sexually reproducing organism, if germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation। तो if germ cell mutation does not seriously impair to have offspring who can transmit the mutation। ठीक है, तो बेसिकली अगर जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन हुई है, ठीक है, उसने क्या है, इंडिविजुअल की एबिलिटी को इम्पेयर नहीं किया, ठीक है, जो कि वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट कर सकता है,
तो इट कैन स्प्रेड टू अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वो क्या है, दूसरे मेंबर्स के पास क्या है, पहुंच सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो अलीलिक अगेन, recall the definition of allele from chapter 5, sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism। तो जो अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन वो क्या है, ट्रेडिशनली उसको क्या डिस्क्राइब करते हैं हम, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म डिस्क्राइब करते हैं। इफ मोर देन वन वेरिएंट allele at a locus occur in human population with frequency greater than 0.01, in simple terms, if a inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred as DNA polymorphism, ठीक है। अगर एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व हो किसी पॉपुलेशन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी पे, उसको क्या बोलते हैं हम, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंसेस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। तो जो ये प्रोबेबिलिटी है इन इस तरह की वेरिएशन होने का, वो किसके अंदर ज़्यादा है, वो किसके अंदर ज़्यादा है, वो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो दीज म्यूटेशंस कीप on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability polymorphism। तो there is variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to very large scale changes। तो जो ये म्यूटेशन है वो क्या है, वो कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, मतलब ये एक्यूमुलेट करती रहती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और क्या बनाती हैं, ये बेस बनाती हैं किसका, वेरिएबिलिटी का और पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो बेसिकली कई सारी वैरायटी है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की, रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू वेरी लार्ज स्केल चेंजेस। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज और एक लार्ज स्केल चेंज तक इसके अंदर कई सारी वेरिएशन है। तो फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन सच polymorphism play a very important role, and for your study you will study these in higher classes, ठीक है। तो बेसिकली ये सब polymorphism की जो ये आगे है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। किसने डेवलप की, एलेक्स जेफरी ने डेवलप की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। उसने सैटेलाइट डीएनए को एज ए प्रोब यूज किया, ठीक है, जो कि क्या शो कर रहा था, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था। इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। उसको उसने क्या बोला, वीएनटीआर बोला, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। द टेक्निक as used earlier involved southern blotting hybridization using radio labeled VNTR as a probe। तो जो टेक्निक है उसने क्या क्या इंक्लूड किया, southern blot hybridization using radio active labeled VNTR as a probe, ठीक है। तो उसने क्या यूज किया, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन किसके थ्रू, रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर एज ए प्रोब। तो फर्स्ट आता है इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट पार्ट तो क्या है आइसोलेशन डीएनए का, उसके बाद डाइजेशन किस थ्रू, डीएनए एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, तो उसके बाद सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, फिर उसका ट्रांसफर करना, ठीक है, उसकी ब्लोटिंग करना डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे उनको ब्लोट करना किस किस, जैसे नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन के ऊपर। तो हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, उसके हाइब्रिडाइजेशन करवाना वीएनटीआर प्रोब के साथ। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियो बायोग्राफी, और डिटेक्ट करना हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट का किसके थ्रू, ऑटो रेडियो बायोग्राफी के थ्रू, ठीक है। तो ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज शोन इन फिगर 6.16। तो बेसिकली 6.16 में एक प्रॉपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हमें क्या दी है, फिगर दी है, ठीक है। तो the VNTR belong to class of satellite DNA referred as to as mini satellite। A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers, so the copy numbers vary from chromosome to chromosome in an individual। The number of repeats show very high degree of polymorphism। As a result, the size of VNTR carry
VNTR varies in size from 0.1 to 20 KB, ठीक है। तो बेसिकली VNTR का साइज कितना वेरी करता है, 0.1 से 20 KB, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो जो ऑटो रेडियोग्राम है वो क्या है, कई सारे बैंड देता है अलग अलग साइज के। तो दीज बैंड्स गिव अ करेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए। ये क्या है, करेक्टरिस्टिक पैटर्न देता है किसके लिए, इंडिविजुअल डीएनए के लिए। इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो ये क्या है, डिफर करता है इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, लेकिन सिर्फ किसके अंदर, किसको छोड़ के, मोनोजाइगोटिक दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के, उनके अंदर क्या होता है, सेम होता है। तो द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक वाज बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो सेंसिटिविटी है टेक्निक की वो किसके द्वारा इंक्रीज की गई, बाय यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर यू विल स्टडी अबाउट इन चैप्टर 11। कॉन्सिक्वेंटली डीएनए फ्रॉम, ठीक है, सिंगल सेल इज एनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो जो डीएनए है एक सिंगल सेल से वो क्या है, कैपेबल है क्या करने के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए पीसीआर के थ्रू। तो इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंस इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन। तो इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की फोरेंसिक साइंस में क्या है, बहुत ही ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है। सच एज इन determining population and genetic diversity currently many different probe are used to generate DNA फिंगरप्रिंट्स। तो बेसिकली कई सारे प्रोब यूज किए जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट जनरेट करने के लिए। अब देखो फिगर 6.6, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो क्रोमोसोम, दो इंडिविजुअल है, ठीक है। हमने क्या किया, इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी, ठीक है। तो इसके स्टेप्स देखो, फर्स्ट तो क्या है, आइसोलेशन, उसके बाद डाइजेशन किसके साथ, एंडोन्यूक्लियस के साथ, उसके बाद सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट का इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ, उसके बाद उसकी ब्लोटिंग, उसको किसके ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन के ऊपर पेस्ट करना। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किसके थ्रू, वीएनटीआर प्रोब के थ्रू, एंड डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोन इन फिगर। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, पहले तो आइसोलेट किया, ठीक है, दोनों इंडिविजुअल का, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप क्या था, सेकंड पार्ट क्या था, उसका डाइजेशन किया, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस के साथ, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसका हाइब्रिडाइजेशन किया, ठीक है। तो बेसिकली उसको ऐसे पेपर के ऊपर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किया और उसको ऑटो रेडियो बायोग्राफी के थ्रू ऑब्जर्व किया। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। तो बेसिकली जब किसी का दिखता है तो वो ऐसे दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें ऑब्जर्व करना है कि ये सेम है या नहीं है, ठीक है। Understanding different color scheme have been used to trace the origin of each band in gel. The two allelic pattern maternal for the chromosome also contains that different copy number. It is clear that the band pattern of the matches with the individual B, not with A. It is clear that the band pattern of DNA from crime scene matches with individual B, not with A. ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या देखा, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, ठीक है। एक इंडिविजुअल का ले लिया, ठीक है, उसको ऐसे स्क्रीन पे उतार लिया, मतलब प्रोसेस करके वो जो ऊपर हमने प्रोसेस पढ़ी है उसको ऐसे ये अपीयर होता है, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट होता है। तो बेसिकली सी क्या है, सी है हमारा क्राइम सीन का, जो क्राइम सीन पे हमें डीएनए मिला है, ठीक है। जो क्राइम सीन पे हमें जो डीएनए ऑब्जर्व हुआ है वो क्या हमारा सी है, ठीक है। तो अब हमने दो बंदों पे शक है, ठीक है, एक तो ए है और एक क्या है, बी है, ठीक है। दो बंदों पे शक है, एक तो क्या है, ए है, एक क्या है, बी है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने दोनों की क्या करवा ली, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा ली। अच्छा, क्राइम सीन पे मान लो हमें खून खून पड़ा हुआ मिल गया या किसी का बाल पड़ा हुआ मिल गया, तो उसकी हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा ली, ठीक है, जो क्राइम सीन पे मिली। तो क्राइम सीन वाला क्या है, सी है, ठीक है। तो बेसिकली फिर हम इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। अब हमें पूरा जीनोम की उसके पूरे जीनोम की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये बेनिफिट होता है। तो बेसिकली इसको मैच करके देखो ए बी से किसके साथ मैच कर रहा है। तो बेसिकली ये
रेड वाला इससे मैच कर रहा है, ये रेड वाला इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है, और ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, और ब्लू वाले मैच कर रहे हैं, ब्लू वाले दोनों में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेजरली ये किसके साथ मैच कर रहा है, मेजरली ये बी के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब खूनी कौन है, ठीक है, खूनी कौन है, खूनी बी है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही कुछ रियल लाइफ में इसका यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर क्या हो गया, एंड।